गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, कल स्टार्ट किया अपन ने धारा का ऊष्मीय प्रभाव। धारा के ऊष्मीय प्रभाव में आपको मैंने क्या समझाया था कि जब भी किसी प्रतिरोध से हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, किसी प्रतिरोध में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं टी समय तक, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मामान क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, या समय डेल्टा टी दिया गया है, हम लिखते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, या इसी को लिखते हैं वी स्क्वायर अपन आर डेल्टा टी के रूप में। लेकिन यहाँ v और i क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होने चाहिए। लेकिन अगर v और i कांस्टेंट नहीं है तो उसके ऐसा बताया था मैंने, समाकलन करके अपन मान निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज अपन देखी थी, समाकलन करके मान निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन तो मैंने कल सोल्व करा दिए थे आपको, तो दो तीन क्वेश्चन और अपन देखते हैं इस पे। तो देखिए यहाँ पे अपन ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको अपन करें सोल्व। देखिए यहाँ बच्चों इसमें एग्जाम्पल नंबर थर्ड में कह रहा है कि 20 ओम से प्रवाहित आवेश का मान Q बराबर टी स्क्वायर प्लस टी कूलाम हो तो 3 सेकंड में इस पर कुल उत्पन्न ऊष्मा बतानी क्या होगी। तो जो यहाँ पे तो हमें आवेश की जानकारी रखी, धारा की जानकारी दी नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसका कर डालो अवकलन, तो आवेश का अवकलन क्या बन जाएगा? धारा, मतलब हमें धारा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर हम समाकलन करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो धारा आएगी वो भी टी के पदों में ही आएगी। कैसे? देखिए यहाँ बच्चों सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, यहाँ पे पहले आई निकालें। आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो टी स्क्वायर का अवकलन तो 2t हो जाएगा, ठीक है, और समय t का अवकलन 1 हो जाएगा। क्लियर? ये आ गई धारा। अब यहाँ पे देखें धारा t के पदों में आ रही है, इसलिए हमें समाकलन करके निकालना पड़ेगा। कितने समय निकालना है? 3 सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, 3 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा h बराबर कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन 0 to 3 आई स्क्वायर आर डी टी, इसका उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे आई का कर दें स्क्वायर, ठीक है, आई का वर्ग कर दें, कितना जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कर दिया अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो आर का मान कितना रखा है यहाँ पे? 20 ओम दे रखा है, ये लो 20 रख दिया, और फिर ये dt। अब कुछ नहीं करना, इसका समाकलन करना है लिमिट 0 से 3 लगाते हुए, तो इसको सॉल्व करने पे ये बन जाता है 1140 जूल। अपने आप घर पे करना ट्राई, हिंट आपको दे दिया मैंने, यह समाकलन करके आंसर निकाल लेंगे 1140 जूल, यह आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है Q बराबर टी स्क्वायर माइनस टी, तो प्रतिरोध 20 ओम पर कुल उत्पन्न ऊष्मा बतानी है। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमें समय की जानकारी नहीं दी, केवल ये बोला है कि कुल उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। तो क्या करें? तो बच्चों पहले हमें समय ज्ञात करना पड़ेगा, कितने समय में निकालनी है। तो देखिए हम जानते हैं ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण क्या है? धारा प्रवाह। तो धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है, और अगर बच्चों जब धारा 0 हो जाएगी, धारा प्रवाह 0 हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऊष्मा भी 0 हो गई है। ठीक है, तो हमें कब तक प्रवाहित करनी, कब तक ऊष्मा ज्ञात करनी है? जब तक धारा प्रवाहित हो। तो चलो पहले देखते हैं धारा कब तक प्रवाहित होगी। तो पहले सोल्यूशन नंबर 3 था, ये ठीक है 3 है, अब अपन 4 कर रहे हैं सोल्व। सोल्यूशन नंबर 4, देखिए पहले आई निकालें, तो आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी से क्या जाएगा? ये जाएगा 2t माइनस 1। अवकलन करेंगे टी स्क्वायर का अवकलन तो t, और 2t और t का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आई बराबर 0 होने तक, आई बराबर 0 होने तक ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे आई बराबर 0 होने तक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहां से आई बराबर 0 करें तो 2t माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से t बराबर कितना आ गया? 1/2 सेकेंड। t बराबर 1/2 सेकेंड है, तो 1/2 सेकेंड तक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हम देखें, इसलिए बच्चों 1/2 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, 1/2 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, ये निकालें तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर इंटीग्रेशन डी लंबा दी 1 से 0 से 1/2 आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे h, यहाँ आई स्क्वायर का मान रख दो, आई स्क्वायर मतलब इसका वर्ग कर देंगे, ये समीकरण है 2t माइनस 1, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 2ab तो हो जाएगा माइनस 4t प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और फिर r का मान यहाँ 20 ओम है, ये रख दिया 20 dt। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो,
इसके समाकलन को सोल्व करोगे तो सोल्व करने बच्चों यहाँ पे आता है 10/3 जूल। 10/3 जूल, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अपने आप घर पे ट्राई करना, ठीक है, दिया जाएगा इसका आंसर। क्लियर? तो अपने ऊष्मामान ज्ञात कर ली, तो ऊष्मा अपने जूल के नियम बच्चों 2-3 क्वेश्चन अपन ने समझ ली, 4 क्वेश्चन हो गए। और भी कई सारी चीजें होती है इसमें बेस्ड। तो देखिए अगले टाइप क्वेश्चन अपन देखें जूल पे ही। बच्चों देखिए जैसे कोई हम जानते हैं पानी गर्म करने की छड़ होती है या पानी गर्म करने की कोई कुंडली होती है। जैसे अपन पहले देखते हैं हीटर जो होते हैं बच्चों, हीटर पहले जो बहुत पहले हीटर आते थे, आपने कहीं गांव में भी देखे होंगे हीटर जो होते हैं, जो उसमें कुंडली लगी होती है, ठीक है, कुंडली लपटी होती है, ठीक है, अपन स्विच ऑन करते हैं तो हीटर गर्म हो जाता है, उसके ऊपर फिर कोई पात्र रखते हैं तो पात्र भी गर्म होता है, उसके अंदर पानी भरें, पानी गर्म हो जाएगा, तो उसी कुंडली की बात कर रहे हैं, तो उसे हीटर कुंडली बोलते हैं। या पानी गर्म करने की छड़ है, उसको भी अपन हीटर कुंडली ही बोलकर सॉल्व करते हैं। मतलब अगर हमें पानी गर्म करना है किसी कुंडली के द्वारा तो क्या होगा, उस कुंडली को जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो उस कुंडली पे जो हीट उत्पन्न हो रही है उस हीट को पानी अवशोषित कर रहा है, ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा पानी के द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर है। वैसे हमें सोल्व करना होता है। मतलब अब अपन जो देख रहे हैं अगली चीज अपन जो समझ रहे हैं बच्चों, देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे हीटर कुंडली पर आधारित प्रश्न। हीटर कुंडली पर आधारित प्रश्न, ठीक है, हीटर कुंडली पर आधारित प्रश्न अपन देखें क्या है। देखिए इधर तो हीटर कुंडली क्या होती है कि इस प्रकार से, जैसे पानी गर्म करने की छड़ या कोई कुंडली है, इस प्रकार से ये कोई पात्र है बच्चों, ठीक है, इस पात्र में अपन ने यहाँ पे भर दिया पानी, ठीक है, ये पात्र में पानी भर दिया, ठीक है, इस पानी का जो द्रव्यमान है, ठीक है, ये पानी है, पानी का जहां बच्चों मास है, मास इज इक्वल टू है m किलोग्राम, m किलोग्राम पानी भर दिया इसमें, और उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा वाला स्पेसिफिक हीट, तो बच्चों ये है S कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अपन ले रहे हैं S कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमने इसमें अप्लाई कर दिया, ये पानी को गर्म करने की छड़ है या कोई हीटर कुंडली है, इस प्रकार से ये पानी गर्म करने की छड़ है तो उसको अंदर लगा देंगे, और हीटर कुंडली है तो उसको नीचे लगा देते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये V वोल्ट अपन ने सप्लाई करी है, ठीक है, V वोल्ट, तो जो इस प्रकार से ये इसका प्रतिरोध R है। अब यहाँ पे जब इसमें V वोल्ट अप्लाई किया तो इसे धारा प्रवाहित होगी, तो R पे ऊष्मा उत्पन्न होगी और वही ऊष्मा पानी द्वारा अवशोषित होगी, ठीक है। तो जो अगर ये क्वेश्चन अपन ने कहा जाए घरों में कोई हीटर यूज कर रहे हैं, तो हम जानते हैं घरों में सप्लाई क्या होती है, AC, ये तो अभी DC सप्लाई है, ठीक है, ये तो DC सप्लाई है, हमारे घरों में क्या होती है, सप्लाई AC होती है, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से अपन दर्शा सकते हैं, देखिए इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। हमारे घरों में सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, AC, ठीक है, घरों में। तो घरों में हम सप्लाई जो यूज करते हैं ये AC सप्लाई यूज होती है, और उसका मान क्या होता है, 220 वोल्ट, मतलब V के बराबर क्या होता है, 220 वोल्ट होता है, V का मान 220 वोल्ट घरों में, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब बताया मैंने क्या होगा, इस R पर जो उत्पन्न ऊष्मा है, मतलब हीटर कुंडली पर ये जो R कुंडली है, कुंडली पर उत्पन्न ऊष्मा बराबर पानी द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो जो पानी ऊष्मा को अवशोषित करेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो पानी के टेम्परेचर वृद्धि होगी डेल्टा थीटा, θ1 पहले था, अब नया टेम्परेचर होगा θ2, तो पानी के टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि। तो जो यहाँ पे देखिए कुंडली पर उत्पन्न ऊष्मा, हमें यहाँ पे वोल्टेज और प्रतिरोध की जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पे कुंडली पर उत्पन्न ऊष्मा का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, V²/RT, ठीक है, V²/RT जूल, ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बच्चों पानी द्वारा अवशोषित ऊष्मा हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, 11th क्लास वाला जो पोर्शन पढ़ा था अपन ने पहले, हीट वाला टॉपिक। हीट वाले टॉपिक में देखा था बच्चों कि जब भी कोई तत्व, कोई पदार्थ है, उसको गर्म करना हो तो गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, MS डेल्टा थीटा कैलोरी, ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे सोचता हूं मैं MS डेल्टा थीटा कैलोरी, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इस कैलोरी को अगर आपको जूल में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, J से गुणा करना पड़ेगा, तो MSJ डेल्टा थीटा जूल, ठीक है। हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, J जूल होता है,
तो 1 कैलोरी का मान रख दिया, जे को लिख दिया यहाँ पे जे जूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जूल से जूल उड़ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालें टी, मतलब पानी का टेम्परेचर डेल्टा थीटा वृद्धि होने में लगा समय। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें पानी का ताप या कहते हैं पानी के ताप में डेल्टा थीटा वृद्धि होने में लगा समय टी का मान निकालें। यहां से तो टी का मान निकालेंगे, ऐसे टी का मान आर को दोगुना कर दो, आर एम एस जे। ठीक है, आर एम एस जे डेल्टा थीटा बटे में क्या जाएगा वी स्क्वायर, क्या जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन देखा कि टी समानुपाती क्या है आर। मान लो केवल हम कुंडली की लंबाई को कम ज्यादा कर रहे हैं, एक बार छोटी कुंडली काम में ले रहे हैं, एक बार बड़ी कुंडली काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे टी समानुपाती क्या है बच्चों आर। की पानी तो हम चेंज करें, मान लो पानी का अमाउंट फिक्स है, जे कॉन्स्टेंट है, इसी वोल्टेज फिक्स है, केवल कुंडली की लंबाई कम के ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखो टी समानुपाती क्या आएगा आर, टी समानुपाती आर। और आर क्या है बच्चों प्रतिरोध समानुपाती होता है कुंडली की लंबाई, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे आर पहले पढ़ चुके हैं, आर इजक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए। सिखाया था आपको बचपन में, आर इजक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो प्रतिरोध समानुपाती का बेटा एल, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ठीक है, अब बच्चों इसलिए कह रहा हूं, जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि कुंडली है, किसी कुंडली द्वारा पानी गर्म होने में लगा समय मान लो 10 मिनट है, आपने कुंडली लंबाई आधी कर दी, आधी फेंक दी, केवल आधी कुंडली का उपयोग कर रहे हो पानी गर्म करने में, तो उस केस में लंबाई आधी कर दी है तो पानी गर्म जल्दी हो जाएगा या देरी से होगा। तो हम सोचे आधी कुंडली फेंक दी, आधी कुंडली काम में ले रहे हैं, तो पानी लेट गर्म होना चाहिए, लेकिन उल्टा आएगा आंसर आएगा पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? ये देखिए कुंडली की लंबाई आपने कम कर दी है, लंबाई कम कर दी तो समय भी कम लगेगा, मतलब पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज समझा रहा हूं। तो यहां से हम देखते हैं, अतः यदि एल डैश बराबर एल बाई 2 का उपयोग करें, ठीक है, लंबाई का उपयोग करें, मतलब कुंडली की लंबाई आधी कर दें, तो टी डैश बराबर टी बाई 2 ही लगेगा, मतलब टाइम का मान आधा हो जाएगा। बात पहले पड़ी, चलो आगे देखें इस पे। अभी ये 2 एग्जाम्पल है, 5वां 6वां एग्जाम्पल इसे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 5 अपन समझते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, 2 अलग अलग कुंडली द्वारा पानी गर्म होने में लगा समय T1 व T2 है, तो इन कुंडलियों के श्रेणी क्रम द्वारा और समांतर क्रम द्वारा पानी गर्म होने में कितना समय लगेगा। मतलब एक बार अपन ने कुंडली लगाई ये वाली R1, ठीक है, समय लगा हमें मान लो T1, इसको हटा के हम लगाई एक बार R2, समय लगा T2। ठीक है, अब कह रहा है कि R1 R2 दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और फिर पानी गर्म करें, कितना टाइम लगेगा। या फिर R1 R2 को दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें, फिर पानी गर्म करें समांतर क्रम से, तो फिर कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो देखिए यहाँ आपने देखा बच्चों, अभी R समानुपाती क्या आया था T, दिख ही रहा है, ठीक है, T समानुपाती R है, या कहते हैं R समानुपाती T। तो यहां से अगर मैं एक समानुपाती चिन्ह हटाऊं तो एक कांस्टेंट K लगा सकता हूं, तो K इंटू T लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट अपन देखें श्रेणी में आप जानते हो R नेट का मान क्या होता है। श्रेणी में R नेट बराबर होता है बच्चों R1 प्लस R2, होता नहीं होता R1 प्लस R2। तो यहां से R नेट का, अब यहां से R नेट का मान दो K इंटू टी नेट, क्योंकि K तो कांस्टेंट है तो K तो K रहेगा, तो K इंटू टी नेट बराबर K इंटू T1 प्लस K इंटू T2। तो K से K कट जाएगा, तो टी नेट का मान कितना आ गया T1 प्लस T2। टी नेट का मान T1 प्लस T2 ही आ जाएगा इसका आंसर, टी नेट का मान। ठीक है, चलो अब देखें समाहित हो गया श्रेणी क्रम के लिए। अब देखें बच्चों समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में क्या करते हैं, समांतर क्रम में आर नेट का मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके। ठीक है, तो समांतर क्रम में निकालेंगे तो 1 अपॉन आर नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करेंगे। तो आर नेट का मान रख दें, क्या रख देंगे, K इंटू टी नेट, रख दो K T1
ये रख दें KT2। तो यहाँ बच्चों K से K कट जाएगा, सब जगह K से K कट जाएगा। T नेट का मान निकाल लो, तो T नेट आ गया T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, क्या आ जाएगा रिजल्ट T नेट का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने सोल्व कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, एक कुंडली द्वारा पानी को 27 से 57 तक गर्म होने में 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि उसकी जगह दूसरी कुंडली का उपयोग करें तो 27 से 87 तक जाने में 15 मिनट लगते हैं। इन कुंडलियों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब बच्चों अब यहाँ पे हमें तापांतर देखा, ताप में वृद्धि की जानकारी दे रखी है, समय की जानकारी दे रखी है और प्रतिरोध के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे इसको चलो मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं, इक्वेशन नंबर 1। तो हम कहते हैं समीकरण 1 से T का मान R इंटू डेल्टा थीटा के समानुपाती है। इक्वेशन 1 से अगर अपन देखें बच्चों, R समानुपाती क्या है, T समानुपाती आ रहा है R डेल्टा थीटा, T समानुपाती R डेल्टा थीटा आ रहा है। तो हमें तो R का अनुपात निकालना है, तो इसलिए बच्चों R समानुपाती क्या हो जाएगा, R समानुपाती T अपॉन डेल्टा थीटा। यहां से देखिए R1 अपॉन R2 करेंगे तो T1 अपॉन T2 इंटू डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा थीटा 1, ये किया जाएगा। ठीक है, अब यहां से रख दें मान, T1 का मान तो कितना है 10 मिनट, T2 का मान 15 मिनट। अब यहां से डेल्टा थीटा 2 रखेंगे, पहले थीटा 1, चलो नीचे थीटा 1 रखते हैं। थीटा 1 कहां से खाता है, 27 से 57, तो 57 माइनस 27। ठीक है, ये कर दिया। और डेल्टा थीटा ऊपर है, 87 माइनस 27 करेंगे, 87 माइनस 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 5 से काट दिया मैंने, तो कितना होगा ये 2/3 इंटू, अब ये कितना है बच्चों, ऊपर तो आएगा 60 और नीचे कितना आएगा 30। तो 60 से 30 भी हम काट सकते हैं, कितनी बार कट जाएगा ये, 60 से 30 कट जाएगा 2 बार, ये 30 से 60 2 बार कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4/3। तो इसलिए बच्चों R1 अपॉन R2 का मान ये आ जाएगा, ऊपर तो है 4 और नीचे है 3, 4/3 ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए किस पे, हीटर कुंडली पे आधारित कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखें। तो जो अब आगे देखते हैं यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी E। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है बच्चों, ऊर्जा जो जितने बच्चों इलेक्ट्रिकल उपकरण है, विद्युत उपकरण द्वारा खर्च जो ऊर्जा होती है, ठीक है, व्यय ऊर्जा, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जो विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण मतलब पंखा, टीवी, फ्रिज, ठीक है, विद्युत उपकरण द्वारा खर्च ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत उपकरण द्वारा खर्च ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप इसके जो फॉर्मूले होते हैं ई के जो फॉर्म होते हैं वो सारे फॉर्म वही होते हैं जो अपने हीट वाले फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, एज इट इज वही है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे एक तो होता है I² RT, जैसे डेल्टा टी लिखा था, डेल्टा टी लिखा है, टी एक ही बात है, लगा समय डेल्टा टी या टी। ठीक है, V² अपॉन RT, क्या कहते हैं VIT, क्या कहते हैं पावर इंटू टाइम, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले किसके बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हो गए विद्युत ऊर्जा के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बच्चों ये सारे फॉर्मूले वही हीट वाले हैं, तो हीट की जो यूनिट है वो सारी यूनिट्स किसकी होंगी, ई की भी होगी। ठीक है, यूनिट की अपन बात करें तो यूनिट क्या होगी, सेम एज हीट। तो अपन ने जो हीट की जो यूनिट्स अपन देखी थी वो सारी यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी होंगी। चलो इस पे अपन क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे हम घरों में विद्युत उपकरण काम में लेते हैं, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं, और जब उनको हम यूज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल बिल भी हमें पे करना पड़ता है। तो कितना इलेक्ट्रिकल बिल बन के आएगा, कितना किसका यूज करें, कितना हमें खर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, सारी चीजें अपन कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान समझना क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपकी कई जगह काम में भी आएगा। मींस कोई भी उपकरण आप काम में ले रहे हो तो कितनी देर उस उपकरण को काम में लेंगे, जिससे हमारी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी, कितना हमें बिल पे करना पड़ेगा, वो सारी कैलकुलेशन आप आराम से घर बैठे कर सकते हो। कैसे बच्चों, देखो एक घर में प्रतिदिन
2 बल्ब ऑफ 100 वॉट ईच, मतलब प्रत्येक बल्ब 100 वॉट का है, 2 बल्ब है। 1 इलेक्ट्रिक हीटर है, एक 110 ओम का, और एक फैन है 0.5 एम्पियर का। तो हम का उपयोग 10 घंटे करते हैं, मतलब 10 घंटे लगातार इनका उपयोग करते हैं, 10 घंटे सारे उपकरण लगातार चालू रहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ का हमें इलेक्ट्रिक बिल फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज 30 दिनों का, मतलब 30 दिनों का, अकॉर्डिंग टू 5 रुपीज पर यूनिट, मतलब 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1 महीने का हमें इलेक्ट्रिकल बिल फाइंड करना है। और बच्चों हमारे घरों में सप्लाई कितनी आती है, V बराबर 220 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में जरूर नहीं दिया गया हो, नहीं भी दिया गया हो तो हमें 220 मानना है। घर लिख दिया, क्लियर लिख दिया है एक घर में, और घर अपन यूज कर रहे हैं इंडिया में बैठे हैं, तो इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, तो चलो इसका उपयोग सॉल्यूशन करें। देखिए इधर, तो चलो देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिदिन खर्च E निकालें, कितनी हो रही है E, प्रतिदिन खर्च ऊर्जा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 तो बल्ब है, 2 यहाँ पे बल्ब है, एक यहाँ पे हीटर है, और एक यहाँ पे फैन है, पंखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 बल्ब के बारे में जानकारी दे रखी 100 वाट, मतलब शक्ति दे रखी, बल्ब की शक्ति दे रखी, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला, पावर इंटू टी। शक्ति की जानकारी दे रखी, पावर इंटू टी का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने P इंटू टी वाला फॉर्मूला। ठीक है, पावर इंटू टाइम, प्लस अब हीटर के बारे में जानकारी किसकी दे रखी है बच्चों, प्रतिरोध की 110 ओम, और वोल्टेज अपन जानते हैं 220 है, मतलब V एंड R की जानकारी दे रखी है और V की जानकारी दे रखी है, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला वाला, V स्क्वायर अपॉन RT, क्योंकि जो जानकारी में दे रखी है तो वही तो लगाएंगे सूत्र। ठीक है, फिर फैन, पंखे के बारे में बच्चों धारा की जानकारी दे रखी है, और वोल्टेज में 220 दे रखा है, धारा 0.5 एम्पियर है, तो क्या लगाएंगे VIT, ये लगाएंगे VIT। और जो टाइम, तो यहाँ पे हमें कितना जाएगा, 10 घंटे डेली काम में ले रहे हैं, तो सब में T तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लो, और यहाँ लिख दिया मैंने T का मान 10 आवर, 10 घंटे। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा पावर, P बचेगा, P का मान कितना जाएगा 100, ये रख दिया। फिर यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R है, तो V का मान 220 स्क्वायर बटा R का मान 110, ये रख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 भी तो आएगा, 2 इंटू 100 आएगा, ये 2 इंटू 100, क्योंकि 2 है ना, तो 2 इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 100 प्लस यहाँ पे क्या बच्चों VIT। अब यहाँ पे VIT, V का मान कितना है यहाँ पे 220, I का मान 0.5, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो ये तो बाहर तो 10 आवर है ही सही, 10 आवर है ही सही, 10 घंटे, और यहाँ का मान 200, यह आ जाएगा 110, मतलब 310, और यहाँ जाएगा 440। ठीक है, 440, तो इनको ऐड करेंगे, ये बन जाता है 750 वाट, तो 10 घंटे इंटू 750 वाट। अच्छा, इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0.75 किलोवाट, मतलब 1000 का भाग लगा दो तो क्या जाएगा 0.75 किलोवाट लिखते हैं, तो ये आ जाएगा देखिए 10 इंटू 0.75 किलोवाट लिखते हैं इसको, किलोवाट इंटू आवर। हमने क्या किया बेटा, आवर तो था ही सही, इसको लिख दिया किलोवाट की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि ये चीज क्यों बताती है, ये चीज बताती है बच्चों 1 यूनिट को। ठीक है, जो अपन देखा ना BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये हमारे घरों में जो यूनिट मीटर यूज कर रहे हैं उसकी 1 यूनिट क्या होती है, किलोवाट इंटू आवर के इक्वल। तो यहाँ से कितना मान बन गया, इसको से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 यूनिट। तो आपने पर डे, ठीक है, प्रतिदिन कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, 7.5 यूनिट। ठीक है, तो एक महीने में कितनी खर्च करी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ में खर्च E निकाल लें, तो E बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको गुणा कर देंगे 30 से, 30 इंटू 7.5 यूनिट, तो गुणा करने पे बन जाता है 225 यूनिट। तो आपने एक दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करी, सॉरी एक महीने में कितनी ऊर्जा खर्च करी, 225 यूनिट। अब अच्छा यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल बिल फाइंड करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल तो बच्चों यहाँ पे कितना है, 5 रुपए प्रति यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग पे करना है हमें, तो यहाँ पे जाएगा 5 रुपए। ठीक है, ₹5
इंटू 225 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाता है 1125 रुपीज। ठीक है, तो 1125 रुपये बन जाएगा, तो हमें इतना बिल पे करना पड़ेगा 1125 रुपये। ठीक है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने खर्च की सॉरी दोस्तों, अपन ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करी, कितनी खर्च करी? 1125 रुपए। ठीक है, तो बिल कितना आना चाहिए? 1125 रुपए। बट फिर भी अपन देखते हैं बिल बन के आता है लगभग 1600 रुपए के आसपास बन के आता है। अब देखिए हमने खर्च तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1125 कर रहे हैं, ये 1600 बिल कैसे आ गया? क्योंकि बच्चों एक्चुअल में उस बिल में आप देखोगे गौर से 1125 तो लिखा होगा, एक तरफ एक कॉलम में 1125 लिखा होगा, उसके अलावा लिखे होते हैं स्थायी शुल्क, ठीक है, मीटर चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, हिडन चार्जेस, ठीक है, छुपा हुआ चार्ज, पर सारे चार्ज मिला मिलकर आप देखोगे ना तो बिल लगभग 1600 रुपए के आसपास आ जाएगा और आपको 1600 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो स्थायी शुल्क वगैरह चार्ज हो तो फिक्स होते हैं, चलो वो तो हमें पे करना ही पड़ना है। उसके अलावा जो चार्जेस है 11-25 रुपए, ये तो अपन जितना कम से कम यूज करेंगे, ठीक है, जितना बल्ब फैन वगैरह कम से कम चलाएंगे उतना कम आएगा, बाकी जो स्थायी शुल्क वगैरह होते हैं तो आएंगे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन हम किसकी कैलकुलेट कर सकते हो? घरों में जब हम इलेक्ट्रिकल बिल वगैरह मतलब जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं उन सब की हम इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें कितना बिल पे करना पड़ेगा। बात पहले पड़ी। अभी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, विद्युत शक्ति P क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर P। अभी अपन ने पढ़ा बच्चों कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमेशा विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि विद्युत उपकरण है तो इसलिए विद्युत ऊर्जा पे आधारित है, विद्युत ऊर्जा खर्च करके ही काम में आएंगे वो। ठीक है बच्चों, जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च की जा रही होती है उनके द्वारा, उसे बोलते हैं विद्युत शक्ति। मतलब प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है उसे हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, तो हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर। ठीक है, तो किस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को अपन विद्युत शक्ति बोलते हैं। मतलब यहां से हम कह सकते हैं P बराबर क्या जाएगा? P बराबर DE/dt। दर मतलब अवकलन, तो हमने इसका कर दिया अवकलन DE/dt। ठीक है, तो बच्चों यहां से अगर अपन इसका मात्रक देखें क्या आएगा? देखिए इसकी अगर मैं SI यूनिट देखूं तो SI यूनिट क्या होगी इसकी? देखिए तो यहाँ पे E का मात्रक तो जूल और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। तो इस जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाट। जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ठीक है, और इसका अगर अन्य मात्रक देखें, अदर मात्रक, ठीक है, इसका अदर मात्रक देखें, अन्य मात्रक होता है बच्चों हॉर्स पावर। तो 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 746 वाट, 746 वाट 1 HP का मान। 1 HP होता है 746 वाट के इक्वल। ठीक है, अब यहां बच्चों इसमें देखिए P बराबर क्या है? DE/dt, मतलब E का समय के सापेक्ष अवकलन। तो हमने अभी कुछ देर पहले लिखा था ऊर्जा के फॉर्मूले 3 लिखे थे। फॉर्मूले कौन कौन से, क्या क्या लिखे थे? एक तो I²RT, एक VIT, ठीक है, ये सब अपन लिखा था फॉर्मूला, और एक लिखा था V²/RT। तो यहाँ पे समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे ना तो T का अवकलन तो 1 हो जाएगा, तो T का अवकलन 1 हो जाएगा, तो P बराबर क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा P बराबर एक तो I²R, एक हो गया V²/R और एक हो गया VI। ये हो गया पावर के फॉर्मूला आ गया I²R, V²/R एंड V इंटू I। ये आ गई शक्ति के फॉर्मूले। ठीक है, विद्युत शक्ति। अब बच्चों यहाँ पे हमने ये विद्युत शक्ति के बारे में देखा। अब यहाँ पे इसके जो दक्षता, किसी भी उपकरण की अगर अपन दक्षता की बात करें तो दक्षता अपन कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? देखिए दक्षता का मतलब क्या होता है, चलो समझाता हूँ एक बार। दक्षता की बात करें, स्टार पॉइंट अपन लिख रहे हैं, उपकरण की दक्षता। किसी भी उपकरण की दक्षता क्या होती है? देखिए दक्षता को हम ईटा से दर्शाते हैं। दक्षता ईटा इज इक्वल टू होता है, ईटा इज इक्वल टू उपयोगी निर्गत शक्ति, जिसे हम लिखते हैं P आउट से दर्शाते हैं, बटे में होती है कुल खर्च शक्ति, जिसे हम P इन से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो इसी को दक्षता को अगर मैं प्रतिशत के रूप में लिखना चाहूं तो हम लिखते हैं P ईटा परसेंट इज इक्वल टू P आउट बटा P इन इंटू 100%। तो हम इस प्रकार से दक्षता लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक समझे छोटा सा, जैसे कि मान लो एक बल्ब है,
एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, मान लो बल्ब है 10 वाट का बल्ब है बच्चों, कोई 10 वाट का बल्ब है, ठीक है। बल्ब ऐसा है कि यहाँ पे 10 वाट का बल्ब मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खर्च कर रहा है वो कितनी करता है, 10 वाट मतलब 10 जूल प्रति सेकंड। एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी खर्च करता है वो 10 वाट का बल्ब। अब बच्चों यहाँ पे बल्ब ऐसा है कि जिससे मान लो हमें 8 जूल तो मतलब 8 जूल प्रति सेकंड तो मिलती है लाइट एनर्जी, और 2 जूल प्रति सेकंड हमें मिलती है हीट एनर्जी। तो आप देखिए सिंपल, बल्ब को हाथ लगाओ गर्म फील होता है आपको, बल्ब गर्म लगेगा आपको। मतलब 10 वाट का बल्ब है, हमें 8 वाट तो हमें दे रहा है प्रकाश ऊर्जा और 2 वाट हमें दे रहा है ऊष्मा ऊर्जा। बिल्कुल देगा, क्योंकि गर्म भी हो रहा है और प्रकाश ऊर्जा भी दे रहा है। अब देखिए इस बल्ब का उपयोग अगर अपन कर रहे हैं किताब पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बताइए, प्रकाश ऊर्जा की या ऊष्मा ऊर्जा की? किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश ऊर्जा की। मतलब हम यहाँ पे हम जो काम में ले रहे हैं, काम में कौन सी ऊर्जा आ रही है? केवल 8 वाट, ठीक है। काम में जो आ रही है 8 वाट मतलब 8 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा काम में आ रही है। मतलब शक्ति कितनी काम में आ रही है? 8 वाट शक्ति काम में आ रही है, ठीक है। 2 वाट तो काम ही नहीं आ रही, क्योंकि बल्ब की हीट का हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ना है बुक को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उपयोगी शक्ति कितनी है, बल्ब से जो निर्गत हो रही है उपयोगी शक्ति कितनी है बच्चों? 8 वाट। और कुल खर्च कितनी कर रहा है? 10 वाट बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब 10 वाट खर्च कर रहा है, तो 8/10 मतलब 80%। 80% क्या होगी उसकी दक्षता होगी, कि 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज फॉर्म में देखते हैं उसकी दक्षता कितनी? 80%, ठीक है। बट बच्चों मान लीजिए उस बल्ब का उपयोग आप हीट के लिए कर रहे हो, जैसे मान लो सर्दियों के दिन है, ठीक है, आपको आ रही है नींद, आपने बल्ब चालू करके सो गए, तो बल्ब से जो हीट मिल रही है केवल उस हीट का उपयोग कर रहे हो, कि रात को बल्ब की प्रकाश की तो आवश्यकता नहीं है आपको, केवल आपकी बल्ब उस हीट निकल रही है, उस हीट से आप गर्मी लेना चाहते हो, तो उस बल्ब का जो अब उपयोग आप कर रहे हो केवल किसके लिए कर रहे हो? ऊष्मा ऊर्जा के लिए, जो कितनी मिल रही है? 2 वाट के रूप में, मतलब 2 जूल प्रति सेकंड आपको ऊष्मा ऊर्जा मिल रही है, और खर्च तो कितनी हो रही है? 10। तो अब की बार दक्षता कितनी है? 2/10 मतलब 20%। तो अब की बार इस बल्ब की दक्षता कितनी हो गई? 20% हो गई, ठीक है। और फिर अगर मान लो बच्चों सर्दियों के दिन है, आपको किताब पढ़नी है, ठीक है, मतलब आप बल्ब को चालू करके बल्ब की ऊष्मा का भी उपयोग कर रहे हो, आराम से गर्मी प्राप्त कर रहे हो और किताब भी पढ़ रहे हो, तो अब यहाँ पे आप बल्ब की जो उपयोगी शक्ति है पूरी पूरी काम में ले रहे हो, ऊष्मा ऊर्जा भी काम में ले रहे हो और किताब साथ साथ पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे आप इसकी प्रकाश ऊर्जा भी काम में ले रहे हो, तो अब इस बल्ब की दक्षता कितनी हो गई? 100%, क्योंकि 10 + 2 दोनों काम में ली, खर्च भी 10 हुई, उपयोग भी 10 में ली, तो अब ये एफिशिएंसी 100% हो गई। तो इस बल्ब की वास्तविक दक्षता कितनी है? 10% है, 20% है, या 80% है, या 100% है, डिपेंड करता है यूजर पे, मतलब कि आप उसकी कौन सी शक्ति उपयोग में ले रहे हो, निर्गत शक्ति कौन सी काम में ले रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। वैसे अपन जानते हैं जनरली बल्ब बनाया किस लिए जाता है? प्रकाश के लिए, इसलिए प्राय अपन कुछ नहीं कहा जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसकी दक्षता कितनी? 80% मानी जाएगी। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। चलो अब आगे देखें बच्चों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें स्मार्ट स्टार पॉइंट के रूप में, जैसे कि अपन ने बच्चों ऊष्मा के रूप में पढ़े थे अपन ने, जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो H समानुपाती क्या लिखा था अपन ने? R। लेकिन समांतर क्रम में जुड़े हो तो वोल्टेज समान होता है, H समानुपाती 1/R आता है। वैसी चीजें अपन यहां भी देख सकते हैं, ठीक है। श्रेणी में आप देखिए, अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में हम जानते हैं बच्चों I का मान सेम होता है, I का मान सेम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में I का मान सेम है, तो I का मान सेम होगा, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसके अंदर जो H है, ये P जो आपके P की बात करूं, I सेम है तो P समानुपाती क्या हो जाएगा? R, P समानुपाती R, ठीक है। मतलब अगर दो प्रतिरोध आपको दे रखे हैं या दो निकाय आपको दे रखे हैं, दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनकी शक्ति का अनुपात कैसे निकाल लेंगे? प्रतिरोध के अनुपात के अनुसार, मतलब P समानुपाती R कर देंगे। और फिर बात करें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में V बराबर सेम होता है बच्चों, वोल्टेज सेम होता है। अब वोल्टेज सेम होता है तो कौन सा सूत्र काम में लेंगे? ये वाला V²/R, तो P समानुपाती क्या आ जाएगा बच्चों? 1/R आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी थ्योरी हो गई। चलो अब इस पे बेस्ड अपन ये 2-3 क्वेश्चन अपन समझते हैं इस पे। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़े क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन फॉलोइंग सर्किट फाइंड आउट रेशियो ऑफ प्रोड्यूस पावर इफ सोर्स ऑफ सेम करंट इज अप्लाइड, सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है। इंग्लिश में लिखे क्वेश्चन, इजीली समझ जाना, कोई टिपिकल सी बात नहीं है। तो अगर आप दो परिपथ है, ये हिंदी में समझा दूं आपको, निम्न दोनों परिपथों में उत्पन्न शक्ति का अनुपात बताना है। पहली स्थिति है कि दोनों को हमने समान धारा स्रोत से जोड़ा गया है, सेकंड कंडीशन में दोनों को समान वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है।
तो सेम करंट सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ सेम करंट मतलब समान धारा स्रोत जोड़े गए, यहाँ पे समान वोल्ट का स्रोत जोड़े गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पहले ये दो परिपथ आपको दिख रहे हैं, ये और ये, हम इनका क्या निकाले बच्चों, प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 देख रहे हैं बच्चों। पहले यहाँ पे इनके प्रतिरोध निकालते हैं परिपथ के। देखिए आर फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला प्रतिरोध है इस फर्स्ट परिपथ का, तो आर और आर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समांतरक्रम। समांतरक्रम में मान कर जाएगा आर और आर का समांतरक्रम r/2। अब r/2 इस r के साथ क्या बनाएगा, श्रेणी क्रम। तो मान कर जाएगा r प्लस r/2, तो कितना हो गया 3r/2, 3r/2, ठीक है। सेकंड वाले के लिए अपन देखें, सेकंड जो यहां दिखा रखा है आपको, सेकंड वाले के लिए, इसके लिए अपन देखेंगे यहाँ पे r और r क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा मान 2r, 2r इस r के साथ समांतरक्रम बना रहा है, तो गुणा बटा योग कर दो, तो क्या जाएगा 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r, ये हो जाएगा 2r/3, ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन मतलब ए वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, हमें पावर का अनुपात बताना है, प्रोड्यूस पावर मतलब उत्पन्न शक्ति का अनुपात बताना है, ठीक है। पहली कंडीशन है समान धारा स्रोत से जुड़ा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में I इक्वल टू आपको सेम दिया हुआ है, I इक्वल टू सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे I इक्वल टू सेम होता है, तो हम जानते हैं मतलब I इक्वल टू सेम है तो P समानुपाती करते हैं R। इस पूरे निकाय के लिए अपन P समानुपाती R निकालना है, तो P समानुपाती R का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें P1 अपॉन P2 का मान, P फर्स्ट अपॉन P सेकंड का अनुपात निकालेंगे, तो ये R फर्स्ट अनुपात R सेकंड आएगा, ठीक है। तो R फर्स्ट का मान कितना है 3r/2, और ये वाला मान कितना है 2r/3, ये डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 9/4। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, मतलब एक आंसर तो आ गया 9/4। अब देखें बी में क्या बोला गया है, दोनों को समान वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है, दोनों परिपथों को समान वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है। मतलब V का मान सेम है, समान वोल्टता स्रोत आरोपित किए गए हैं, तो P समानुपाती लगाएंगे 1/R, तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ से P1/P2 निकालें, P फर्स्ट बटा P सेकंड, तो क्या जाएगा बेटा आंसर 4/9 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में समान, ठीक है, लिखा ना इफ सोर्स ऑफ सेम करंट इज अप्लाइड, मतलब समान धारा स्रोत जोड़े गए। सेकंड वाली में क्या है, समान वोल्टता स्रोत जोड़े गए, ठीक है। पहले में I सेम है, दूसरे में V सेम है। चलो अब देखें सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 ohm 2 ohm 3 ohm आर अकॉर्डिंग टू ए ट्राइंगल, मतलब 1 ohm 2 ohm और 3 ohm प्रतिरोध एक त्रिभुज के अनुसार जुड़े हुए, एक त्रिभुज के अनुसार जुड़े हुए, ठीक है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ प्रोड्यूस पावर इफ सेम वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स साइड ए बी बी सी सी ए, मतलब समान वोल्टता का स्रोत, समान वोल्टता का स्रोत एक बार ए बी भुजा के अनुसार जोड़ा गया है, एक बार बी सी भुजा पे जोड़ा गया है, और एक बार सी ए भुजा पे जोड़ा गया है, मतलब इस प्रकार से। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोला गया है सेम वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स साइड ए बी, मतलब एक बार अपने साइड ए बी, साइड मतलब भुजा ए बी बी सी और सी ए, तो भुजा ए पे जोड़ रहे हैं, तो भुजा ए पे एक बार यहाँ जोड़ दिया अपने वोल्टेज वी वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, ठीक है। सिंपल सी इंग्लिश है, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार हमने बैटरी जोड़ दी इस बीसी पे, मतलब इस प्रकार से जोड़ दी बीसी पे, ये लो, एक बार हमने जोड़ दी सी ए पर, मतलब इससे जोड़ दी बैटरी, ये जोड़ दी। अब बैटरी का धन सिरा किधर जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धन सिरा सी पे लगाओ या ए की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे कुल उत्पन्न शक्ति का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुल उत्पन्न शक्ति से ज्ञात करने से पहले हमने यहाँ देखें इन सभी निकाय के प्रतिरोध क्या होंगे, तो निकाय के प्रतिरोध क्या होंगे, देखिए बच्चों इसकी देखें यहाँ पे ए और बी के बीच में ये 3 और 2 ohm क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम। तो जो श्रेणी क्रम में इसका नेट प्रतिरोध क्या होता है, 5 ohm आएगा, ये कितना है बेटा 5 ohm, ये प्रतिरोध तो कितना है 5 ohm। अब ये 5 ohm इस 1 ohm के साथ क्या बना रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर बना रहा है, तो 5 और 1 का समांतर क्रम क्या हो जाएगा 5 × 1/5 + 1। यहां से देखें हम निकाले यहाँ पे आर ए बी का मान 5 × 1 अपॉन 5 + 1 कर दो, कितना हो गया 5/6, 5/6 ohm हो गया। फिर आप निकालें आर बी सी, अब यहाँ निकाल रहे हो सेकंड वाले के लिए बी सी के लिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें ये 3 ohm और 1 ohm क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 और 1 4,
यह आ गया 4 ओम। अब 4 ओम 2 ओम के साथ बना रहा है समांतर क्रम, तो गुणा बटा योग करेंगे तो आर बी सी निकालें तो 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 कर दीजिए तो 8/6 मतलब 4/3 ओम। ठीक है, ऐसा निकाल रहे हैं अब आर सी ए का मान। और जो आर सी ए देखिए, अब सी और ए के बीच में बैटरी जोड़ी गई है तो यहाँ पे अब क्या ये दोनों बना रहे हैं श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो श्रेणी क्रम इसका मान क्या हो जाएगा 2 और 1 3 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम। 3 ओम इस 3 ओम के साथ बना रहा है समांतर क्रम, तो 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 कर दो तो कितना हो गया ये 3/2 ओम हो गया। ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या कह रहे हैं, नाउ V इज इक्वल टू सेम। अच्छा, V का मान यहाँ पे सेम दिया, दिख रहा है V का मान सेम है, यहाँ भी V वोल्ट स्रोत जोड़ा गया, यहाँ भी V वोल्टेज का स्रोत जोड़ा गया है, यहाँ भी V वोल्टेज का स्रोत जोड़ा गया है, तीनों में समान वोल्टता का स्रोत जोड़ा गया है और हमें उत्पन्न शक्तियों के अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू सेम है, इसलिए यहाँ पे P समानुपाती क्या आएगा 1/R। P समानुपाती 1/R आएगा तो बच्चों P फर्स्ट, इसलिए बच्चों PAB अनुपात PBC अनुपात PCA निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R का व्युत्क्रम हो जाएगा, यहाँ पे 5/6 तो कितना जाएगा 6/5, फिर यहाँ पे 4/3 ये 3/4 आ जाएगा, 3/2 की जगह 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुल शक्ति के अनुपात। अब देखिए उसके बाद अब देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस प्रकार से एक परिपथ दिखा रखा है 1 ओम 2 ओम 3 ओम। ठीक है, यहाँ पे धारा आई स्टार्ट हो रही है, इधर I1 I2 गई, इधर I3। तो आपसे कह रहा है फाइंड आउट रेशियो ऑफ प्रोड्यूस पावर ऑन 1 ओम 2 ओम 3 ओम। इन तीनों पे उत्पन्न शक्ति के अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे हमें प्रतिरोध की जानकारी दे रखी है, अगर अपन धारा के मान निकाल लें प्रत्येक प्रतिरोध में कितना होगा तो हम आराम से P बराबर I2R का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो बच्चों, अभी तो क्वेश्चन थे पूरे निकाय की शक्ति, इस निकाय की शक्ति की बात कर रहा था, निकाय की कुल शक्ति की बात कर रहा था। अब यहाँ पे निकाय की कुल शक्ति की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सबके अलग 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 शक्तियों की बात कर रहा है, क्या क्या होंगी प्रतिरोधों पर, प्रतिरोधों पे अलग 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 शक्तियों की बात कर रहे हैं। पहले वाले दो क्वेश्चन में तो निकाय की शक्ति निकाली थी, इसलिए अपने निकाय का नेट प्रतिरोध निकाला था, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला नेट, यहाँ भी नेट निकाला, यहाँ भी नेट प्रतिरोध निकाल की बात करी, क्योंकि पूरे परिपथ की कुल शक्ति की बात कर रहा था। अब यहाँ पे केवल अलग अलग प्रतिरोधों पे उत्पन्न शक्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहले हम यहाँ पे देखें धारा, यहाँ पे धारा आई दो भागों में बट रही है। हम जानते हैं बच्चों समांतर क्रम में जो धारा का बंटवारा होता है वो 1/R के अनुपात में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि I बराबर V/R, I बराबर V/R, तो V तो यहाँ पे सेम है समांतर क्रम में, तो I समानुपाती क्या आएगा 1/R, मतलब I का बंटवारा 1/R के अनुपात में होगा। यहाँ से बंटवारा करें तो I1 का मान, तो I1 का मान क्या जाएगा I इंटू, तो जो I1 निकाल रहे हैं तो ऊपर R2 आएगा, मतलब 2 आएगा, 2/1 प्लस 2, तो कितना आ गया मान 2I/3, 2I/3। ठीक है, अब चलो यहां से निकालें I2, तो I2 अगर आप निकालोगे तो I2 के लिए ऊपर आएगा आपके यार 1, तो 1/1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया ये I/3। और फिर जो I3 अगर निकालेंगे तो I3 का मान तो क्या आएगा, देखिए ये I पहले दो भागों में बटी फिर यहाँ जुड़ जाएगी, तो I3 का मान तो I के बराबर ही आएगा, कि पहले I धारा दो भागों में बट रही है फिर यहाँ पे आके फिर जुड़ रही है, तो I3 बराबर तो I के बराबर ही आएगा I। ठीक है, अब देखें नाउ P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों I2R, P बराबर I2R होता है। इस तरह उपयोग कर रहा हूं कि हमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पता चल चुकी है और प्रत्येक का प्रतिरोध हमें पता है, तो P बराबर I2R का उपयोग करें तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकाल रहे हैं, तो पहले I1 स्क्वायर करेंगे तो I1 का मान कितना है 2I/3, इसका स्क्वायर, और इसका प्रतिरोध कितना बच्चों 1 ओम। फिर I2 का मान I/3 है, इसका स्क्वायर, और प्रतिरोध यहाँ पे 2 ओम है। फिर I3 के लिए धारा का मान I है स्क्वायर और प्रतिरोध यहाँ पे 3 ओम है, तो क्या जाएगा मान बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/9, 4/9, ये हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब तीनों में चाहो तो अपन 9 से गुणा कर दें, तो 9 से गुणा कर दें 4/2/27। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर 4/2/27।
ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो इस पे शक्ति पे आधारित। तो कुल मिला के आपने क्या देखा बच्चों, निकाय की शक्ति, कुल शक्ति पूछ सकता है आपसे और अलग अलग प्रतिरोधों की शक्ति भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए शक्ति पे आधारित। बात पहले पड़ी। और देखो बच्चों यहाँ पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बल्ब पे आधारित। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बल्ब, बल्ब पे आधारित क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। तो देखिए बच्चों, पहले बल्ब के बारे में आप सबने बल्ब देखा ही है। ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा होता है बल्ब। बच्चों बल्ब पे 2 चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, एक तो जैसे यहाँ पे लिखा है 100 वाट, यहाँ लिखा है 220 वोल्ट, तो इसे बोलते हैं बच्चों PR, मतलब अंकित शक्ति। और यहाँ लिखा होता है, इसे बोलते हैं VR, मतलब अंकित वोल्ट था। मतलब एक तो शक्ति का मान लिखा होता है और एक वोल्टेज का मान लिखा होता है, इसे बोलते हैं PR VR। ठीक है, और जो इस बल्ब को जब हम किसी स्विच से कनेक्ट करते हैं तो उसमें सप्लाई हम दे रहे हैं, मान लो V वोल्ट हम उसको सप्लाई दे रहे हैं, इस सप्लाई से इसको हमने कनेक्ट किया है। और जो इसका मीनिंग क्या होता है, जो यहाँ पे लिखाते हैं PR VR, तो देखिए मीनिंग ऑफ PR VR क्या है। मतलब बच्चों यदि इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब वो ये कि यदि आपने इस वोल्टेज का मान जो यहाँ लिखा हुआ है उसके बराबर आरोपित किया, जैसे यहाँ 220 वोल्ट लिखा है और आप सप्लाई भी 220 वोल्ट दे रहे हो, तो उस केस में जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना उतनी शक्ति उत्पन्न करता है। मतलब अगर मैं इस वोल्टेज का मान रखूं 220 वोल्ट, तो उत्पन्न शक्ति का मान कितना आएगा, 100 वाट बल्ब शक्ति उत्पन्न करेगा। ठीक है, मतलब यदि सप्लाई V बराबर VR लें तो प्रोड्यूस पावर कितनी होगी, P इक्वल टू PR। ठीक है, और अगर सप्लाई का मान इससे कम रखें तो प्रोड्यूस पावर भी PR से कम आएगी। ठीक है, प्रोड्यूस पावर PR से कम आएगी। जैसे यहाँ पे मान लो आपने केवल ये 220 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने केवल 200 वोल्ट लगाया, 200 वोल्ट लगाओगे तो शक्ति जो 100 वाट उत्पन्न होगी 100 वाट से कम शक्ति उत्पन्न होगी। ठीक है, और अगर आपने वोल्टेज ज्यादा लगा दिया, जैसे लिखा हुआ 220 वोल्ट लगा दिया आपने 300 वोल्ट, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो ज्यादा वोल्टेज लगाना भी हानिकारक है, ज्यादा वोल्टेज नहीं लगाते। जैसे कि कई बार अपन देखते हैं वोल्टेज थोड़ा डिम हो जाता है, डिम हो जाने पे बल्ब की रोशनी कम हो जाती है, और कई बार वोल्टेज ज्यादा आ जाता है तो बल्ब फ्यूज भी हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब बल्ब के जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बल्ब को हमेशा एक प्रतिरोध मान के सॉल्व किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आए बल्ब का, इस चैप्टर में नहीं, आगे भी हम कई चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब भी बल्ब का क्वेश्चन आए तो बल्ब को क्या माने, एक प्रतिरोध। बल्ब को एक प्रतिरोध मानकर ही सॉल्व करते हैं। चलो बल्ब को एक प्रतिरोध माने तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा, क्योंकि बिना मान के तो क्या मतलब, बल्ब मान तो ले, चलो प्रतिरोध मान लिया, प्रतिरोध है, लेकिन उसका मान क्या है तो पता होना चाहिए। तो जो उस प्रतिरोध का मान अपन निकालते हैं इस PR VR से। ठीक है, इस PR और VR द्वारा अपन बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे आप बच्चा जानते हैं सूत्र क्या होता है, P बराबर, पढ़ाई अपन है शक्ति, P बराबर क्या होता है, V² अपॉन R। तो R बराबर क्या आएगा, V² अपॉन P, R बराबर V² अपॉन P। इस सूत्र का उपयोग करके अपन निकालेंगे बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, तो बल्ब को हमेशा एक प्रतिरोध मानते हैं, जहां R बल्ब इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन P, मतलब V² R बटा PR, मतलब इस प्यार व्यार से। ठीक है, समझे, प्यार व्यार से अपन निकालेंगे बल्ब का प्रतिरोध। तो इस प्यार व्यार से बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो, V² R बटा PR करेंगे तो बल्ब का प्रतिरोध आ जाएगा। अब देखिए ये सूत्र तो जो बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया, और जो घर में जितने बल्ब होते हैं आप अलग अलग बल्ब को उतार के देखेंगे तो उन सब पे आपको तो 220 वोल्ट सब पे समान लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन कोई बल्ब 100 वाट का है तो 100 वाट लिखा है, कोई 60 वाट का है, कोई 40 वाट का है, कोई 10 वाट का है। ठीक है, सब बल्बों की वाट अलग अलग लगी होगी। ठीक है, मतलब सब में शक्ति अलग अलग होगी, लेकिन सब पे क्या चीज समान होगी बच्चों, वोल्टेज का मान। तो बच्चों सब जगह वोल्टेज का मान समान होता है, शक्ति अलग अलग होती है। तो यहां से देखें R बल्ब समानुपाती क्या आएगा, 1/PR। तो जितने भी आप अलग अलग बल्ब देख रहे हो सब में PR अलग अलग है। तो जिसका PR सबसे छोटा है, ठीक है, जिसका PR सबसे छोटा है उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। मतलब यहां से अपन देखें, जैसे एक 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो 60 वाट का प्रतिरोध 100 वाट से ज्यादा होता है। ठीक है, बात पहले पड़ी, ये देख लिया अपन ने। चलो अब बच्चों देखो, जैसे आपको समझाया था मैंने यहाँ पे, इस जगह अगर वोल्टेज में इस VR से कम लगा रहा हूं तो शक्ति भी कम उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे हम उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कितनी शक्ति उत्पन्न होगी। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए बल्ब का प्रतिरोध आपको पता चल चुका है, बल्ब का प्रतिरोध हम पता चल चुका है। अब अगर मैं लगा दूं फॉर्मूला, पावर बराबर V² बटा R। V क्या है, सप्लाई अपन दे रहे हैं, V वोल्ट बटे में R कर देंगे तो P बराबर V² बटा R करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बल्ब पे उत्पन्न शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो वही यहाँ करने आ रहा हूं, देखिए फॉर V लेस देन VR, मतलब वोल्टेज का मान आपने VR से कम रखा है, तो प्रोड्यूस पावर क्या होगी, P बराबर V² अपॉन R बल्ब। ठीक है, वोल्टेज हम कितना लगा रहे हैं, V लगा रहे हैं, बल्ब का प्रतिरोध R है, तो कुछ नहीं करना, बल्ब के प्रतिरोध का ये रहा फॉर्मूला, यहां से उठा के मान रख दो इसमें, ये रख दिया मैंने V² R बटा PR, तो आ जाएगा P बराबर V बटा VR होल स्क्वायर इंटू PR। तो इस बल्ब से क्या निकाल सकते हैं, उत्पन्न शक्ति। कब, जब बल्ब को हमने किसी जोड़ा बच्चों, बल्ब को हमने जोड़ा है किसी
कम सप्लाई वोल्टेज से जुड़ा है तो इतनी शक्ति उत्पन्न करेगा। जैसे कि अपन एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि यदि घर की सप्लाई 220 वोल्ट, अपन जानते हैं 220 वोल्ट आती है, ठीक है, अचानक से घटकर 110 वोल्ट रह जाए तो 100 वोल्ट बल्ब पे कितनी शक्ति उत्पन्न होगी, मतलब 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट के बल्ब जो है कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा यह बताना है। तो चलो सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1। तो यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करें, P बराबर V बटा VR होल स्क्वायर इंटू PR, इसका उपयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें V का मान कितना है, वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं कितनी रह गई, 110 वोल्ट रह गई है, लेकिन VR का मान कितना है 220 वोल्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे बल्ब पे क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज का मान हमें नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, घरेलू बल्ब है तो घरेलू बल्ब पे तो वही लिखा होगा जो 220 वोल्ट होता है, कि हमारे इंडिया में सप्लाई कितनी आती है 220 वोल्ट आती है, तो घरेलू जितने भी उपकरण है 220 वोल्ट लिखा हुआ मानते हैं अपन। तो स्क्वायर इंटू PR का मान कितना है 100 वाट है, ठीक है, तो यहाँ 100 वाट रख दें, तो यहाँ पे कितना जाएगा मान, ये मान आ जाएगा, यहाँ पे निकालोगे 25 वाट के बराबर, मतलब बल्ब तो 100 वाट का है लेकिन ये हमें कितनी शक्ति दे रहा है, केवल 25 वाट के बराबर रोशनी दे रहा है। तो हम देखते हैं बेटा कई बार वोल्टेज डिम हो जाता है ना, वोल्टेज कई बार डिम हो जाता है, बल्ब की चमक कम हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो 100 वाट का बल्ब जो रोशनी दे रहा है केवल 25 वाट वाले बल्ब के बराबर रोशनी हमें देने लगता है, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखें, देखिए लिखा है वास्तव में घरेलू बल्ब पर अंकित वोल्टता 230 वोल्ट होती है। देखिए अब बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 220 वोल्ट लिखा है, ये गलत बताया था, ठीक है। आप एक्चुअल में कोई बल्ब उठा के देख लो, उस पे आपको 220 वोल्ट लिखा मिलेगा ही नहीं, किसी पे लिखेगा 230, किसी पे 240 या 240 वोल्ट लिखे होते हैं। और ऐसा क्यों है, सप्लाई तो 220 आ रही है तो 220 ही लिखना चाहिए था, ज्यादा कैसे लिख दिया, इसलिए लिख दिया बच्चों ज्यादा, मतलब कंपनी ने जो बल्ब बनाया ये 230 वोल्ट के लिए बनाया, क्यों, क्योंकि सप्लाई 220 वोल्ट आती है, लेकिन कई बार सप्लाई थोड़ी फ्लक्चुएट भी होती है, कम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रोशनी कम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा होते ही बल्ब फ्यूज जाएगा। तो हमारे देखते हैं बल्ब कई बार सप्लाई थोड़ी फ्लक्चुएट होती है तो वोल्टेज 220 से 221 भी आता है, 222 भी आता है, तो 220 वाला बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं बच्चों, उस बल्ब को बनाते हैं लगभग 230 वोल्ट का, ताकि वो 230 वोल्ट तक सहन कर जाए, ताकि थोड़ी बहुत सप्लाई ज्यादा भी आए ना, 230 वोल्ट तक का वोल्टेज सहन कर जाए, इसलिए कंपनी वाले इसको जल्दी फ्यूज नहीं हो बल्ब, इसलिए 230 वोल्ट का बनाते हैं, ठीक है। किसी में 240 लिखा है तो 240 का बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जनरली बल्ब पे आप देखो 230 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब 230 लिखा हुआ है और सप्लाई कितनी आ रही है, केवल 220 वोल्ट आ रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि 100 वाट का बल्ब वास्तव में आपको कितनी शक्ति दे रहा है, लिखा हुआ 100 वाट है उस पे, ठीक है, उस बल्ब पे 100 वाट लिखा हुआ, लेकिन वास्तव में आपको कितनी रोशनी दे रहा है, तो देखो यहां से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। P बराबर ये सूत्र लगाएं तो कितना बच्चों यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, लेकिन उसमें लिखा हुआ कितना है 230 वोल्ट लिखा हुआ है, स्क्वायर इंटू 100 वाट करेंगे तो ये लगभग 91.5 वाट आएगा, मतलब बल्ब तो था 100 वाट का वास्तव में, लेकिन दे कितनी रोशनी रहा था 91.5 वाट जितनी रोशनी हमें दे रहा था, ठीक है। बात पल्ले पड़ी, ये होता है। तो आप ऐसे किसी भी उपकरण की शक्ति देख सकते हो, उसकी शक्ति कितनी है और वो कितनी हमें दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे हर बल्ब के बारे में अपन सोच सकते हैं। अब देखो बच्चों अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये एक पॉइंट समझते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बल्ब की ब्राइटनेस मतलब बल्ब की चमक जो होती है वो तथा फ्यूज होने की संभावना ये समानुपाती होती है हीट के, उस बल्ब पे कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसके समानुपाती होती है। मतलब बच्चों अगर जितनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी या कहते हैं जितनी ज्यादा उसकी फ्यूज होने की संभावना है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा पे, क्योंकि बच्चों ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इसका जो ये फिलामेंट है ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिलामेंट एक निश्चित सीमा तक ही ऊष्मा सहन कर सकता है, उससे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होते ही ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बल्ब की ब्राइटनेस व फ्यूज होने की संभावना समानुपाती क्या होती है हीट, और हीट के फॉर्म पढ़ चुके हैं हम पहले, ठीक है, पिछली कक्षा में देखा था हीट का फॉर्मूला क्या लिखा था, H बराबर I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन RT VIT, ये सारे वगैरह वगैरह अपने फॉर्मूले लिख चुके हैं पहले। देखिए अब अच्छा देखो, अगर मान लीजिए दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, इन सीरीज श्रेणी में कनेक्टेड है, तो श्रेणी में क्या समान होता है, धारा का मान। तो बच्चों ब्राइटनेस अभी हम देखा ब्राइटनेस समानुपाती हीट है, ब्राइटनेस समानुपाती हीट, तो श्रेणी क्रम में बच्चों धारा समान है, इसलिए H बराबर I स्क्वायर RT का उपयोग करेंगे, अर्थात H समानुपाती क्या आएगा R, क्योंकि H बराबर I स्क्वायर RT, H समानुपाती R ऑफ बल्ब,
ठीक है। और हमने देखा था आर ऑफ बल्ब का मान क्या होता है, समानुपाती 1/PR, ये रख दिया मैंने, आर बल्ब का मान 1/PR। तो कुल मिला के इस फर्स्ट को और लास्ट को देखें तो ब्राइटनेस समानुपाती आ रही है 1/PR, मतलब जितनी छोटी उसकी शक्ति होगी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी, ये मतलब है। जैसे कि अगर श्रेणी क्रम में एक 25 वाट का बल्ब लग रहा है और एक 100 वाट का बल्ब, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ज्यादा रोशनी हमें कौन देगा, 25 वाट वाला बल्ब, मतलब जो छोटा पावर वाला बल्ब है, जिस बल्ब की कम वाट लग रही है वो हमें ज्यादा रोशनी देगा, ठीक है। 25 वाट का बल्ब हमें ज्यादा रोशनी देगा और उसके फ्यूज होने की संभावना भी ज्यादा होती है, किसकी, छोटे वाले बल्ब की फ्यूज होने की संभावना भी ज्यादा होती है क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है इसकी, ठीक है। लेकिन समांतर क्रम की बात करें एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एज इन होम, जैसे हम जानते हैं घरों में सारे उपकरण समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जितने बल्ब आपने लगा रखे हैं अलग अलग होल्डर में सारे बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज सेम है, अब यहाँ पे ब्राइटनेस अपन देखें, ये ब्राइटनेस जो है ब्राइटनेस समानुपाती हीट होता ही है, ठीक है, लिखा ही अपने ब्राइटनेस समानुपाती हीट। अब हीट का मान समानुपाती आएगा 1/R के, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम है तो सूत्र क्या लगाना पड़ेगा, V²/RT वाला, ठीक है। तो यहाँ पे H समानुपाती 1/R कर दिया और R बल्ब का मान रख दिया मैंने 1/PR, तो PR चल जाएगा ऊपर। अब फर्स्ट और लास्ट को अपन देखें तो P समानुपाती, ब्राइटनेस समानुपाती क्या है, PR, मतलब जितनी ज्यादा पावर होगी बल्ब की उतनी ज्यादा हमें रोशनी भी देगा। तो ब्राइटनेस ऑफ 100 वाट इज ग्रेटर देन 25 वाट। तो अपन देखते हैं घरों में 25 वाट 100 वाट का बल्ब लग रहा है तो ज्यादा रोशनी किसकी आएगी, डेफिनेटली 100 वाट वाले बल्ब की, ठीक है। समांतर क्रम में तो जिसकी ज्यादा वाट होती है उसकी रोशनी भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद देखिए, चलो अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ये दो बल्ब है श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, एक 50 वाट का एक 100 वाट का है, ठीक है। 220 वोल्ट सप्लाई है और यहाँ पे 440 वोल्ट मेन सप्लाई अपन देख रहे हैं, इनकी ये अंकित वोल्ट था, ये अंकित वोल्ट था और यहाँ पे मेन सप्लाई कितनी है 440 वोल्ट। अब कह रहा है कुंजी को ऑन करें, विच बल्ब विल बी फ्यूज व्हेन की गेट्स ऑन। तो स्विच को जैसे ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे, पूछ रहा है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, केवल 50 वाट वाला या 100 वाट वाला या दोनों या कोई नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। तो जैसे अपन की को ऑन करेंगे, की को ऑन करते दोनों में छोटा बल्ब कौन सा है, कौन सा छोटा बल्ब, 50 वाट वाला बल्ब, इसकी रोशनी ज्यादा होगी इसलिए फ्यूज जाएगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, श्रेणी क्रम में फ्यूज कौन होता है, छोटा वाला बल्ब, फ्यूज होने की संभावना ज्यादा होती है, तो फ्यूज होगा तो कौन सा फ्यूज होगा, 50 वाट वाला बल्ब, ठीक है। चलो एक और तरीके समझाऊं आपको मैं, जैसे कि बच्चों मान लो ये दोनों बल्ब एक समान होते, दोनों बल्ब अगर एक समान होते, जैसे यहाँ 50 वाट लिखा है, यहाँ 50 वाट लिखा होगा, 50 वाट 220, 50 वाट 220 ऐसे लिखा होता, दोनों बल्ब एक समान होते तो उनके प्रतिरोध भी समान होते, प्रतिरोध समान होते तो वोल्टेज का बंटवारा बराबर बराबर होता। ये 440 है, इसका आधा कर दो, 220 इस पे आता, V2 का मान भी आता 220, V1 V2 दोनों के आते 220 220 आते, और यहाँ पे अंकित मान भी 220 है और सप्लाई भी 220 220 आ रही है, तो दोनों बल्ब प्रॉपरली वर्क करते, ठीक है। अर्थात 50 वाट वाला बल्ब 50 वाट उत्पन्न करता और दूसरा 50 वाट वाला बल्ब भी 50 वाट उत्पन्न करता, दोनों पे पूरी शक्ति उत्पन्न हो रही होती। परंतु अभी यहाँ पे हम देखें दोनों बल्ब समान नहीं है, किसका प्रतिरोध ज्यादा है, छोटे वाले का, क्योंकि हम जानते हैं आर बल्ब जो होता है 1/PR होता है समानुपाती, ठीक है। तो छोटे वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है और श्रेणी क्रम में आप जानते हो बच्चों वोल्टेज का बंटवारा प्रतिरोध के अनुपात में होता है, V बराबर IR, तो V समानुपाती क्या है R, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा R के अनुपात में होता है, तो जिसका R ज्यादा होगा उस पर वोल्टेज भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस पे वोल्टेज जो आएगा यहाँ पे अभी देखा था 220 आ रहे थे पहले, लेकिन अगर बल्ब असमान है तो यहाँ पे 220 से ज्यादा आएगा और यहाँ पे 220 से कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला बल्ब 220 वोल्ट इस पे लिखा हुआ है लेकिन सप्लाई 220 से ज्यादा आ रही है तो फ्यूज जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड अपन देखें, यहाँ पे श्रेणी में जो V समानुपाती R होता है, श्रेणी में बंटवारा जो अपन करते हैं, बंटवारा V समानुपाती, बंटवारा जो वोल्टेज का बंटवारा है V समानुपाती क्या है बच्चों, R के अनुसार होता है, R बल्ब के अनुसार, ठीक है। और R बल्ब समानुपाती क्या बच्चों, यहाँ पे 1/PR है, इसलिए बच्चों यहाँ पे V1 का मान तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 220 वोल्ट एंड V2 लेस देन 220 वोल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो कौन सा बल्ब फ्यूज आएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट बल्ब फ्यूज आएगा, इसलिए केवल 25 वाट वाला
बल्ब फ्यूज होगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो चलो इस तरह अपन ने ये बल्ब पे आधारित ये 3 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे आधारित। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस पे कई प्रकार के, वो अपन चलो कल सॉल्व करेंगे, आज काफी टाइम हो गया है। ठीक है, और कल बच्चों अपन एक पढ़ेंगे फ्यूज वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो खैर थोड़ा सा टाइम है, मतलब कुल मिला के आधे घंटे में कवर हो जाएगा। बाकी अपन बच्चों फिर इसमें जो जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व करेंगे, स्टेज 1 2 3 4 को। ठीक है, तो कल आप मॉड्यूल भी सॉल्व करके आना, जो इसके अच्छे से क्वेश्चन है अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।